नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का एक और नया अध्याय आज हम लोग शुरू कर देंगे। ये नया अध्याय आपको विश्व की नई कहानी सुनाने के लिए है। यह नया अध्याय हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हम अपने एरिया की कहानी है उस कहानी को सुनने की बात करेंगे। और आइए हम आज शुरू करते हैं समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। बच्चों ध्यान रखिएगा 2023-24 में जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ये चैप्टर तीसरे नंबर पर है। जो नई एनसीईआरटी है 2023-24 की जिसके अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार ये चैप्टर तीसरे नंबर पे है, परंतु चैप्टरों का नंबर मैंने इस साल चेंज नहीं करा है क्योंकि काफी जगह बच्चे पुरानी ही किताबें यूज कर रहे हैं। किताबों में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं है, आप बस चैप्टर कुछ जो हटाए हैं, चैप्टर 1 हटाया है और चैप्टर 3 हटाया है। शीत युद्ध का दौर हटाया है और अमेरिका का वर्चस्व वाला चैप्टर हटाया है, बाकी पूरा का पूरा है। तो इसलिए चैप्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, सेम टू सेम रहेगा। और हमारा चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो हमारी एक परंपरा है, उस परंपरा को नहीं बदलेंगे, ठीक है। हमारी सोच वही है, उम्मीद भी वही है, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं। और वो परंपरा क्या है कि चैप्टर फ्लो जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के समकालीन सत्ता के जो केंद्र है उनकी चर्चा हम लोगों ने करी थी कि अमेरिका को टक्कर देने वाले कौन कौन से ऐसे देश हैं उनकी चर्चा करी। अब हम बात करेंगे हमारे दक्षिण एशिया की, ठीक है। भारत एशिया में आता है और एशिया में भी विशेष रूप से कहां पर आता है, दक्षिण एशिया में आता है। तो भारत की शक्ति की दक्षिण एशिया की बात करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों में फिर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहां में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, इसके अलावा श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली इन सभी देशों के बीच में शांति और सहयोग जो है, पीस एंड कोऑपरेशन है, जिसके लिए कुछ संगठन बनते हैं जैसे कि सार्क हो गया, साफ्टा हो गया, ऐसे जो संगठन है उन संगठनों की चर्चा हम लोग करेंगे। पर आज के लेक्चर में हमें क्या कवर करना है गुरुजी, आज हम लोग बात करेंगे परिचय की, इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद बात करेंगे क्या है दक्षिण एशिया, ठीक है। जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। परिचय या इंट्रोडक्शन की चर्चा अपन लोग कर लेते हैं। परिचय या इंट्रोडक्शन, देखिए बच्चों अब यहां से थोड़ा सा आपको गेम को चेंज करना होगा, थोड़ा सा माइंडसेट अब चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज करने का अर्थ क्या है, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, शीत युद्ध का दौर पढ़ा, उसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उसका वन शॉट भी है। वो चैप्टर वैसे आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने कट कर दिया, पर जो चैप्टर 2 था, 2 ध्रुवीयता का अंत, उसको समझने के लिए उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको वन शॉट बना करके दिया। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो वन शॉट देखे। फिर हमने 2 ध्रुवीयता का अंत समझ लिया। 2 ध्रुवीयता के अंत के बाद हमने अमेरिका का वर्चस्व देखा। अमेरिका का वर्चस्व वो चैप्टर पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, उसका भी वन शॉट आपके लिए जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अब अमेरिका का वर्चस्व हो गया। इन 3 चैप्टरों में आपने क्या देखा कि पूरा विश्व 2 भागों में बटा, ठीक है। एक अमेरिका वाला भाग था, एक सोवियत संघ वाला भाग था। फिर दूसरे अध्याय में देखा कि एक भाग टूट चुका है, विघटन हो चुका है, जो बचा है अमेरिका। तीसरे में देखा कि अब जो अकेला बचा है वो किस प्रकार से पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, वो किस प्रकार से पावरफुल है। फिर जो 4th चैप्टर जो कि अभी हम लास्ट में पढ़ करके आए हैं, समकालीन सत्ता के केंद्र, उसमें हम लोगों ने देखा कि उस अकेले देश को, उस महाशक्ति को टक्कर देने के लिए कौन कौन से संगठन या देश हैं। जैसे कि हमने यूरोपीय संघ की बात करी, आसियान की बात करी, चीन की बात करी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन सभी देशों की चर्चा हम लोगों ने विस्तार से और विस्तृत रूप से करी है। ये जो चारों अध्याय थे, ये चारों अध्याय एक साथ जुड़े हुए हैं बच्चों। इन चारों को एक साथ पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, विस्तार में पढ़ना, एक कहानी के ही अंश हैं ये सारे के सारे। परंतु इन चारों को अब उठाकर करके आप साइड में रख दीजिए। अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो चारों अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं और वो मेरा आज का लेक्चर देख रहा है, बिंदास होकर करके देखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आप कहीं से भी लेक्चर देखिए समस्या नहीं आती है, परंतु अगर यहां से आज लेक्चर देख रहे हैं कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि उन 4 अलग चैप्टर हैं और यहां से जो हम शुरुआत करें वो एक अलग चैप्टर, और इसके आगे के भी जो अध्याय हैं अब ऐसा आपको लिंक नहीं देखने को मिलेगा। जैसे 4 चैप्टरों में लिंक था ना, वैसा लिंक अब आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा। यह अध्याय एक अलग कहानी बता रहा है, अगला अध्याय एक अलग कहानी बताएगा, उससे अगला अध्याय जो एक अलग कहानी बताएगा। जैसे हम अब अगले अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करेंगे, उसका जुड़ाव किसी के साथ नहीं है। उसमें हम विश्व बैंक के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, हम लोग
सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कि किसी चैप्टर के साथ लिंक नहीं होगा। इसलिए बेफिक्र होकर के, बिंदास होकर करके आज के इस चैप्टर को समझना हम लोगों को। इस चैप्टर को देखिए, ये चैप्टर समझना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है वो समझिए। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, अभी तक हमने पूरी दुनिया की कहानी को जाना कि शीत युद्ध हुआ, अमेरिका इतना ताकतवर, सोवियत संघ इतना ताकतवर, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, यूरोपीय संघ में इतनी ताकत है, आसियान में इतनी ताकत है, चीन इतना उभर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे क्षेत्र की, और हमारा क्षेत्र जो है वो है दक्षिण एशिया। मैंने आप लोगों को एक जगह उपमहाद्वीप के बारे में समझाया था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में समझाया था, जो कि हिमालय से कवर होता है। और हिमालय से कवर होने के बाद जितने भी जो देश है, जैसे कि भारत हो गया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सारे के सारे एक प्रकार से एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट की तरह नजर आते हैं, इसलिए हम उनको उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इस वाले पूरे एरिया के बारे में आज हमें पढ़ना है, हमें भारत के बारे में पढ़ना है। भारत के अलावा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, मालदीव्स में, इन 7 देशों में, टोटल इन 7 देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति रही है, लोकतंत्र किस प्रकार से आगे बढ़ा है, किस प्रकार से लोकतंत्र रुका है, गैर लोकतांत्रिक शासन कहां कहां पर चला है। गैर लोकतांत्रिक शासन का मतलब है राजतंत्र कहां पर हुआ है, सेना का शासन कहां पर हुआ, कहां पर गृह युद्ध हुआ, कहां पर जातीय संघर्ष हुआ, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। हमें अब हमारे इलाके के बारे में पढ़ना है, अब हमें हमारे एरिया के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बड़ा गर्व होगा कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो भारत है। दक्षिण एशिया के सातों देश में अगर सफलतापूर्वक लोकतंत्र कहीं पर स्थापित हुआ और आज तक चल रहा है, वो भारत है। आपको बड़ा गर्व होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसलिए इस चैप्टर को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़िए। और इस नजरिए से मत पढ़िए कि सिर्फ हमें बोर्ड में एग्जामिनेशन लाने हैं, इस नजरिए से पढ़िए कि हम हमारे भारत को और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को जानने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलाव से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। देखो, अभी तक आप लोगों की जो नजर थी वो शीत युद्ध के दौर पर थी कि भैया 1945 से 1991 के बीच में विश्व की 2 महाशक्तियां टकराती है, एक का विघटन हो जाता है, एक का वर्चस्व होता है, फिर उस वर्चस्व को टक्कर देने के लिए अलग अलग संगठन पैदा होते हैं। तो अभी तक आपकी पूरी की पूरी नजर शीत युद्ध के दौर पर थी। अब शीत युद्ध से अपनी नजर हटा लीजिए। मैंने यही बात आपको कही कि जो 4 चैप्टर पढ़े वो चारों एक साथ थे, लिंक था उनमें। अब वहां से आप हट जाइए, अब ये बिल्कुल अलग है। तो वहां से नजर हटा कर करके अब अपना ध्यान अपने क्षेत्र पे, अपने एरिया पर, और अपने एरिया का मतलब दक्षिण एशिया पर आपको ध्यान लगाना है। कहां पे लगाना है? दक्षिण एशिया पर आप लोगों को ध्यान लगाना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ये हिमालय है, हिमालय, आप लोगों को सबको ये बात पता होगी कि भारत जो है पहले दक्षिण अफ्रीका के पास हुआ करता था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के वहां पर हुआ करता था। और फिर धीरे धीरे क्या है, आज भी जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स है, प्लेट का मतलब जिसके ऊपर हमारा लैंड मास टिका हुआ है, जमीन टिका हुआ है, वो मूव करती है बेटा, ठीक है, धीरे 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 चल रही है। और इसी प्रकार से वो चलती 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 फिर क्या हुआ था, यूं एशिया में आकर के टकराई। और ये एशिया का ऊपर वाला इलाका है जो है, इंडिया से ऊपर वाला इलाका है, और इंडिया नीचे से चलता हुआ आ रहा था। जब वो यूं चलती हुई यूं टकरा करके आती है, यूं टकरा करके आती है, तो यूं टकरा करके क्या बन जाता है? हिमालय बन जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है, फोल्ड, वलत पर्वत इसको कहा जाता है। तो फोल्ड माउंटेन वो बन गया। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहां पर जब आ गया, ठीक है, इंडिया यहां पर पहुंच गया, तो अब इसके बाद देखिए, अब इस हिमालय के नीचे नीचे जो देश है, जैसे कि इंडिया देख लीजिए, नेपाल, भूटान देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जो सातों के सातों जो देश हैं, ये सारे देश की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। हमने पहले पूर्व दक्षिण एशिया की बात करी थी आसियान के समय में, आज हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। आज हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। और एक समय तो ये था कि ये सारे के सारे भारत का हिस्सा थे, इसलिए इसको पूरा भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता था। महाद्वीप क्या है बच्चों? महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट। ये आज हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर 2 चीजें हैं बेटा, जल है और जमीन है, ठीक है। तो जो जमीन वाला भाग है, उस जमीन वाले भाग को हमने 7 भागों में बांट रखा है, और उन 7 भागों को हम लोग क्या कहते हैं? 7 महाद्वीप कहते हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। और इन 7 महाद्वीपों में अगर आप देखेंगे तो जो विभाजन हो रहा है वो या तो किसी पर्वत से हो रहा है, या किसी नदी से हो रहा है, या वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या महाद्वीप कहा जाता है। जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं और हिमालय बिल्कुल इस वाले पोर्शन को पूरा अलग करता है,
और काफी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है इन देशों में, और एक बहुत समृद्ध ताकतवर रहे हैं ये देश, तो इसलिए इस एरिया को उपमहाद्वीप के नाम से जाने लगा। और मैंने कहा जैसे कि पहले पूरा एक समय भारत ही हुआ करता था, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाने लगा। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम हमारे एरिया दक्षिण एशिया के बारे में अब पढ़ते हैं। अब आपकी नजर हमारे एरिया दक्षिण एशिया पर होनी चाहिए। 20वीं सदी के आखिरी सालों में, ठीक है, 20वीं सदी का आखिरी साल मतलब 1998 की बात चल रही, 97, 98, 99, 2000, जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया, तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो उठा। देखिए अब आप याद करिए 1965-67 में 1965-67 के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब उसमें क्या कहा गया था कि 5 देश, कौन कौन से, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, इन 5 देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं। इन 5 के अलावा कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, कहा था यह भेदभाव वाली संधि है, ठीक है। और उसके बाद भारत ने 1974 में भी ट्राई करा परमाणु बम के लिए, और फिर 1998 में फाइनली, ठीक है, परमाणु हथियार बना लिए। फिर पाकिस्तान ने भी बना लिए। अब भारत और पाकिस्तान की ऑलरेडी वैसे ही बहुत दुश्मनी है, तो इसलिए पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो इधर आ गया कि भाई दोनों जो कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश है उन्होंने क्या है, परमाणु हथियार बना लिए हैं, तो कल को कहीं विश्व के को खतरा ना हो। परंतु भारत हमेशा एक बात कहता हुआ है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारी, हम आगे से चल करके कभी यूज नहीं करेंगे। पर कोई भी देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई महाशक्ति हो, कोई भी हो, पर कोई हमें डराने की, दबाने की कोशिश करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हम हमारे आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए परमाणु हथियार बना रहे हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं। और ये इतिहास है भारत का कि आज तक भारत ने कभी किसी पे अटैक नहीं करा है। तो जब इन दोनों ही देशों ने परमाणु शक्ति बना ली तो पूरी दुनिया की नजरें यहां पर आ चुकी थी। अब ये सब कुछ आपने स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब में पढ़ रखा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पहले वो किताब पढ़ाई थी। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। देखो स्पष्ट ही पूरा विश्व का ध्यान इस क्षेत्र पर गया होगा। क्यों? क्योंकि इन देशों के बीच में सीमा का विवाद है, मतलब बाउंड्री का विवाद है। जैसे आप देखते हो कि भैया भारत पाकिस्तान का बाउंड्री का विवाद है, अलग अलग देशों के साथ जो बाउंड्री के विवाद हैं उन देशों के चलते ही रहते हैं। उसके साथ नदी जल का, तो आपको सभी को पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने और पाकिस्तान ने कर रखी है 1960 में। तो जल को लेकर के, नदी के जो जल रहता है उसके लेकर के विवाद रहता है। इसके अलावा इन देशों के अंदर विद्रोह होता रहता है, ठीक है, जनता के द्वारा विद्रोह, आंदोलन, प्रदर्शन ये होते रहते हैं। जातीय संघर्ष होते रहते हैं। जातीय संघर्ष का उदाहरण देखिए श्रीलंका में, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तमिल और सिन्हालाओं के बीच में हुआ था। वो तमिल और सिन्हालाओं की कहानी इस चैप्टर में वापस आप लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा संसाधनों के बंटवारे को लेकर के भी होता रहता है कि किसी देश के पास ज्यादा संसाधन है, किसी के पास नहीं है, और देश के भीतर में भी किसी वर्ग के पास ज्यादा संसाधन है, किसी के पास नहीं है। तो इन सबको लेकर के झगड़े यहाँ पर आम बात है, इसलिए इस पर भी थोड़ा सा ध्यान जाता है। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। देखो अब ये इलाका बड़ा संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा डर ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आज हमारी आंखें हैं, ये बड़ी सेंसिटिव, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा तिनका भी चला जाता है तो बड़ा दर्द होता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। सेंसिटिव इलाका है, मतलब थोड़ा सा होते ही बड़ा दुख हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या, ये सेंसिटिव इलाका है, यहां पर अगर छोटा मोटा भी झगड़ा हो गया ना तो थोड़ा बड़ा खतरा होने की आशंका हमेशा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि देखो अब ये जो देश है, इन देशों के बीच में सीमा को लेकर करके झगड़ा है सीमा को लेकर के झगड़ा है, नदी जल को लेकर के झगड़ा है, विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे, अलग अलग चीजों को लेकर के जो झगड़ा है, इसलिए हमेशा डर रहता है कि कहीं पर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो जाए। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो इस क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। पर देखो एक बात यह भी है, देखो अब एक तरफ तो आपने क्या देख लिया कि इन सबके बीच में झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। इस चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि ऐसा नहीं है कि सब देशों के बीच में झगड़ा ही चल रहा है, बड़ा कोऑपरेशन भी है, बड़ा सहयोग भी है एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पर एक बात और देखनी है कि ये सभी, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर ये दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर करके ये योगदान करें, सहयोग करें और आगे बढ़े, तो ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध बन सकते हैं।
तो इस क्षेत्र का विकास सबसे ज्यादा हो सकता है, ये सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल बन सकते हैं। और यहां तक कहता हूं मैं, आसियान की तुलना में भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि संसाधन बहुत है, ताकतवर बहुत है, अच्छा मेन पावर जो कहते हैं, मानव संसाधन जो है ये बहुत है यहाँ के लोगों के पास, बस जरूरत है सहयोग करने की। और इसीलिए सहयोग के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साफ्टा बनता है, फिर सार्क बनती है, ऐसे संगठन यहां पर बनेंगे सहयोग के लिए। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों को, प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वे इनके मूल है। दक्षिण एशिया के जो देशों के बीच मौजूद संघर्ष है, ठीक है, उन संघर्षों को समझने की कोशिश करेंगे। आपसी जो सहयोग है उसको भी समझने की कोशिश, संघर्ष और सहयोग इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन दक्षिण एशिया के जो देश है इनके बीच में संघर्ष क्या क्या है और वो कैसा सहयोग कर रहे हैं वो देखेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति, अब जो उनकी घरेलू राजनीति है, मतलब देश के अंदर लोकतंत्र है, क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था है, इन झगड़ों सहयोग का मिजाज भी देखेंगे कि भैया वहां क्या हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, इन सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे। मतलब दक्षिण एशिया को पूरा निचोड़ करके आपको पढ़ा दिया जाएगा, सब कुछ दक्षिण एशिया के बारे में आपको पता होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण एशिया का परिचय देंगे कि दक्षिण एशिया है क्या, क्योंकि पहला टॉपिक आज हमारा यही है कि क्या है दक्षिण एशिया। जिस दक्षिण एशिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो दक्षिण एशिया क्या है, कैसा है, कौन कौन से देश उसमें शामिल होते हैं, पहले तो हम लोग वो जानेंगे। फिर उसके बाद उनकी घरेलू राजनीति की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि भाई वहां पे लोकतंत्र कितना है, कैसा है, किस प्रकार से सफल हुआ है या नहीं हुआ है। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक, मेन टॉपिक जो है कि क्या है दक्षिण एशिया। हमारा पूरा चैप्टर का नाम है दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया है क्या, साउथ एशिया है क्या, कौन से एरिया को साउथ एशिया में इंक्लूड करा जा रहा है और कौन से को नहीं करा जा रहा है वो देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है ये हम बखूबी जानते हैं। तो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच होता है वो कितना तनावपूर्ण होता है, मतलब बड़ा यूं रहता है कि नहीं आज भारत पाकिस्तान का मैच है, आज तो पाकिस्तान को हराना ही है, हराना ही है, ठीक है ना। तो इस बहुत तनावपूर्ण रहता है। और जब जो मैच कराती है आईसीसी कराती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ इस प्रकार से उसका नाम है, तो आईसीसी जब कराती है तो आईसीसी ये हमेशा ये देखता है कि भारत पाकिस्तान का मैच होना तो संडे वाले दिन होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो क्राउड है वो काफी जुड़े और काफी मतलब उनका अच्छा खासा प्रमोशन भी हो, काफी लोग उसको मैच को देखें। तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच तो कितना तनावपूर्ण होता है। हमने ये भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। तो अब एक जो फैंस है वो एक दूसरे देशों में जाते हैं तो बड़ा उनका सत्कार होता है और बड़े ही प्यार प्रेम से गर्मजोशी से उनका स्वागत करा जाता है। यही हाल दक्षिण एशिया मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव, शत्रुता, आशा, निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बरसते हैं। देखो अब यहां पर सब कुछ एक साथ है, सब कुछ एक साथ, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं जैसे परिवार होता है ना, परिवार में एक दूसरे पे विश्वास भी होता है तो थोड़ा बहुत शक भी होता है, ठीक है, प्रेम भी होता है, झगड़ा भी होता है, आशा भी है, उम्मीद भी है और निराशा भी है, परिवार की तरह। उसी प्रकार से दक्षिण एशिया का देखिए सद्भाव भी है। सद्भाव का मतलब क्या है कि मिलजुल करके रहना है, प्यार प्रेम से रहना है, इस प्रकार से। पर शत्रुता भी है, एक दूसरे के साथ शत्रुता भी है, भारत पाकिस्तान की शत्रुता है, ठीक है, अन्य जो देश है उनकी एक दूसरे के साथ शत्रुता है। तो सद्भाव भी है, शत्रुता भी है, ठीक है। उसके बाद आशा भी है, निराशा भी है, एक दूसरे देशों को एक दूसरे से उम्मीद भी है कि नहीं साहब ये हमारी मदद करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, पर निराशा भी है, उम्मीद है भी नहीं। पारस्परिक शंका भी है, पारस्परिक का मतलब एक साथ, शंका भी है, डाउट भी है, नहीं साहब ये ऐसा कर देगा, नहीं वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, परंतु विश्वास भी है। शंका और विश्वास का तो मैं उदाहरण आपको देता हूं। यहाँ पे जो 7 देश है ना, उन 7 देशों में से 6 देशों को ऐसा लगता है कि भैया भारत हम पे डोमिनेंस करना चाहता है, भारत अपना वर्चस्व हम लोगों पर बना करके रखना चाहता है। ये डाउट है उन 6 देशों को, और परंतु विश्वास देखिए 6 के 6 देश भारत से मदद भी लेते हैं और भारत उनकी मदद भी करता है, और भारत को भी जब आवश्यकता होती है वो भी मदद करते हैं। तो डाउट भी है और विश्वास भी है, दोनों चीजें यहाँ पर। शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या। तो सबसे पहला तो सवाल यह है कि दक्षिण एशिया है क्या। तो देखो दक्षिण एशिया है क्या, इस सवाल का जवाब यह है कि भाई पहली बात तो ये एक एरिया है, क्षेत्र है, ठीक है। कौन से महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप का है। और अब आपको सभी को पता है कि कोई भी जब लोकेशन होती है तो उसकी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट होती है।
हम लोग जो बात कर रहे हैं वो साउथ, अब ये एशिया है पूरा और इस एशिया में साउथ एशिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र तो है, एरिया तो है, परंतु इस दक्षिण एशिया में कंट्रीज जो हैं, जो देश हैं, वो कौन कौन से आ रहे हैं, हम लोगों को वो बात करनी है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि यूरोपियन यूनियन है, उसमें 27 देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन। आसियान की हम लोगों ने बात करी थी, आसियान 10 देशों से मिलकर के बना हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज को इन्वॉल्व करा जाता है, कितनों को इन्वॉल्व करा जाता है? 7 देशों को इन्वॉल्व करा जाता है। कितनों को? 7 देशों को इन्वॉल्व करा जाएगा। ये कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। पद मतलब दक्षिण एशिया जो शब्द है, इसका जब प्रयोग करा जाता है मतलब इन 7 देशों की बात होती है। कौन कौन सा? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए तो कितने? 7 देश हो गए। इन 7 देशों की अगर आप कुछ इजी ट्रिक बना सकते हैं तो बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अपन इस पे कुछ शॉर्ट्स लेकर के आ जाएंगे जिसमें आपको इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप अगर थोड़ा बहुत याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कि इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया है तो इंडिया के इधर 2 तो जो हो गए, नेपाल और भूटान हो गए, ये 2 आपको ऐसे याद रखना है। इधर जो पास में है वो कौन है? बांग्लादेश है। तो कितने हो गए? 3। इधर पाकिस्तान है 4 भारत, एक 5वां खुद है और 2 नीचे है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मतलब खुद की बॉडी को आप दक्षिण एशिया महसूस करें। ओके। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी, ये इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। अब देखो मतलब चारों तरफ से जो प्रकृति है, नेचर है, वो इसकी सुरक्षा करता है इस एरिया की। बड़े ध्यान से देखिएगा, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला ने इनको कवर कर रखा है। दक्षिण में क्या है? पूरा का पूरा हिंद महासागर है। देखो मैंने अभी कहा ना, पृथ्वी पे 2 चीजें हैं, जल और जमीन। तो जमीन को 7 महाद्वीपों में बांटा गया और पानी वाले क्षेत्रों को 5 में बांटा गया, जिनको 5 महासागर कहा जाता है। 5 महासागर में एक यही महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, जिसको इंडियन ओशियन हम लोग कहते हैं। बाकी सारे नाम अलग अलग रखे गए, किसी देश के ऊपर नहीं रखे गए, क्योंकि यहाँ पे भारत की लोकेशन जो है वो गजब की लोकेशन है। और पहले के समय में पूरा जो है इंडिया ही हुआ करता था, जो दक्षिण एशिया है। तो इसलिए हिंद महासागर इंडियन ओशन कहा जाता है। तो नीचे की साइड क्या है? दक्षिण एशिया है। अब जैसे कि ये वाला भैया पूरा आपका दक्षिण एशिया है, तो ऊपर हिमालय हो गया उत्तर में, इधर क्या हो गया? दक्षिण एशिया हो गया, पश्चिम और पूरब। तो अब पश्चिम में तो क्या है? अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अब देखो काफी बार मैंने बच्चों को देखा है, ऑफलाइन में भी देखा है और ऑनलाइन में भी चेक लगता है कभी कभार बच्चों के साथ ऐसा, कि बच्चे अरब की सागर इधर लिख देते हैं और बंगाल की खाड़ी इधर लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, आराम से याद रखने का जो तरीका है वो मैं जिस प्रकार से रखता हूं वो आपको बता देता हूं। आप ये देखिए बंगाल किधर है? बंगाल इधर है या इधर है? इधर है ना बंगाल। तो इधर जिधर बंगाल उधर बंगाल की खाड़ी, जिधर बंगाल उधर बंगाल की खाड़ी, और फिर दूसरी साइड तो अरब सागर हो ही जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फिर इन दोनों का पानी कहाँ मिल जाता है? हिंद महासागर में मिल जाता है। और ऊपर है हमारे हिमालय भैया, हमारी सुरक्षा करने के लिए। हिमालय बच्चों बहुत इंपोर्टेंट जगह है, बहुत गजब की जगह है, ठीक है ना। मतलब एक सुरक्षा कवच के तौर पर हिमालय खड़ा है। हिमालय के बहुत फायदे हैं, ये चीज आपको कोई मोनू सर बताएंगे, ठीक है ना, उनसे सवाल पूछिएगा, ठीक है। बहुत गजब की जगह, लोकेशन यहाँ पे है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर में हिमालय आ गया, दक्षिण में हिंद महासागर आ गया, पश्चिम में अरब सागर आ गया और पूर्व में बंगाल की खाड़ी आ गई। ये प्राकृतिक क्षेत्र से एक विशिष्ट रूप यहाँ पर है। तो ये आपको हिमालय की तस्वीर दर्शाई है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। अब ये भौगोलिक विशिष्टता है, ठीक है। भौगोलिक विशिष्टता मतलब ये भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से क्या काफी विशिष्ट है, स्पेशल है। और देखिए हिमालय का एक बेनिफिट तो ये है कि ऊपर की तरफ से, उत्तर की तरफ से जो है ना, कभी कोई आक्रमणी इस एरिया में नहीं आ सके, ठीक है ना। तो भौगोलिक विशिष्टता है। इसी कारण ये जो उपमहाद्वीप है, इसकी जो भाषा है, इसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो सबसे हटकर करके है, पूरे विश्व से यहाँ की संस्कृति हटकर करके है, भाषा है, संस्कृति, सामाजिक जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी हटकर करके है। तो अनूठापन है यहाँ पे, थोड़ा सा आप कहते हैं कुछ स्पेशलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। देखो कभी कभार जब चर्चा होती है तो हम अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कवर करते हैं, परंतु हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब भी बात आ रही है आपके पास साउथ एशिया की,
जब भी कहा जा रहा है दक्षिण एशिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो 7 देश है। अब कभी कभार क्या है कि एग्जाम में भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है कि एग्जाम ऑप्शन दे देगा अफगानिस्तान क्या भाग है। अब आप सोचोगे हाँ यार पढ़ा तो था, पर नहीं, ये 7 देश ही दक्षिण एशिया का भाग है, बस ये ध्यान रखना। तो अफगानिस्तान म्यांमार को कभी कभार चर्चा करते हैं परंतु है नहीं उसका भाग, और चीन भी यहाँ का एक प्रमुख इलाका है परंतु चीन इसका दक्षिण एशिया का भाग नहीं है। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। तो देखो दक्षिण एशिया में विविधताओं से भरपूर इलाका है। विविधता है, हर प्रकार की विविधता है, सामाजिक विविधता है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है। मैं अभी कल परसों ही क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा था और मैं कह रहा था कि आप लोगों को सबको गर्व होना चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया है, और भारत में जन्म लेने का गर्व इस प्रकार से है कि भाई ये तो हमारी मातृभूमि है, इसका तो गर्व होना ही चाहिए। और इसलिए भी कि यहाँ पर भगवान ने हमें हर चीज दी है, हर प्रकार की विविधता यहाँ पर है। आप भू आकृतियों में हमारे जो लैंड मास है उसके शेप में बात करिए, यहाँ पे पर्वत भी है, हिमालय पर्वत भी है, यहाँ पे पठार भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको द्वीप भी मिल जाएगा, मतलब जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या नहीं है। इसके बाद हमारे प्रायद्वीप भी, जो नीचे भारत का दक्षिण इलाका है वो प्रायद्वीप 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर मैदान भी है, यहाँ पर पठार भी है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ठंडा मौसम भी है। आप कश्मीर में जाइए, आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जाइए, ठंडा मौसम है। आप राजस्थान में आइए, गर्मी का भी एहसास होगा आपको बारिश भी यहाँ पर मिलेगी। आप मतलब मैं कहता हूं कि आपको पूरा विश्व घूमने की आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत अच्छे से घूम लीजिए। आप भारत अच्छे से घूम लीजिए, सब कुछ भारत में है, सब कुछ। ऐसी कोई सी प्राकृतिक विविधता नहीं है जो भारत में ना हो। सर्दी भी भारत में है, गर्मी भी भारत में है, ठंड भी भारत में है, बारिश भी भारत में है, पठार पर्वत जो कुछ भी हो सब कुछ भारत में। तो अच्छे से कभी भारत को जानिए और भारत पे हमेशा सदैव गर्व करिए और ऐसे काम करिए जिससे कि भारत हमेशा जो है गौरव से आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। तो इस पूरे इलाके में विविधता है, हर प्रकार का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से हर प्रकार की विविधता यहाँ पर है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, परंतु यहाँ पे जो राजनीतिक प्रणाली है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक सा नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम कहीं पे लोकतंत्र रहा है, कहीं पे सेना का शासन रहा है, कहीं पे राजा का शासन रहा है, अलग अलग प्रकार से शासन व्यवस्थाएं चली हैं। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। देखो मैं एक बात कहता हूं और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि अगर इस पूरे इलाके में अगर कहीं पर भी अगर लोकतांत्रिक रूप सफल हुआ है तो वो भारत है। देखिए ठीक है, भारत एक ऐसा देश है, हमारा प्यारा भारत, जहां पे स्टार्टिंग से, जिस दिन से भारत आजाद हुआ है उस दिन से लोकतंत्र सही रूप से चला है। श्रीलंका की कहानी आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी है, वहां पर बहुसंख्यकवाद का राज हुआ, सिन्हाला ने अपनी सरकार बनाई, तमिलों के अधिकारों को छीना, तमिलों पर अत्याचार करा, शोषण करा और फिर वहां पर अलग राज्य बनाने की मांग भी उठी। ठीक है, बहुत हिंसा हुई, गृह युद्ध हुआ, जो गृह युद्ध 2009 में जाकर के खत्म हुआ। परंतु भारत में जिस दिन आजाद हुए उस दिन अंतरिम सरकार, टेम्परेरी सरकार बनाई गई और 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में पहले लोकसभा के चुनाव करवा करके देश में निर्वाचित सरकार बनाई गई। तो अगर लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई है तो वो मेरा प्यारा भारत है। तो भारत में अच्छे रूप से लोकतंत्र की स्थापना हुई ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद। श्रीलंका में भी मानी जाती है पर उतनी नहीं है। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, और श्रीलंका का भी आजाद हुआ 4 फरवरी 1948 को। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पे लागू होती है। देखो अब भारत में जब लोकतंत्र की बात आती है तो आप उसकी काफी सीमाएं, मतलब काफी कमियां गिना सकते हो आप लोग कि ये यहाँ पे ये कमी है, फैसले सुस्ती से आते हैं, भ्रष्टाचार है, फलाना फलाना ढिमका, बहुत सारी समस्याएं गिना सकते हैं। और कहा जाता है कि लोकतंत्र में बहुत कमियां होंगी। भारत की बात है कि चाहे दुनिया में कहीं पर भी लोकतंत्र चल रहा हो, बहुत कमियां होगी, परंतु दुनिया की बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर आज भी लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र, परंतु हमेशा ये याद रखना है कि एक राष्ट्र के रूप में हमेशा भारत लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र ऐसा बात नहीं है कि अभी रहा, लोकतंत्र तो हम पढ़ते हैं कि पहले भी गणराज्य हुआ करते थे, तो लोकतंत्र हमेशा से रहा है भारत, और यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। देखो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो अब आप सभी को बताओ 1971 तक तो ये
दोनों पाकिस्तान ही थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो अब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वहां पे तो बड़ा कंफ्यूजन था कि लोकतंत्र चला रहा है, सरकार देश चला रही है या सेना देश चला रही है, बड़ा कंफ्यूजन रहा करता था। और फिर जब 1971 में यहाँ पर बांग्लादेश अपना आजाद हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा तानाशाही जो शासन है, सेना का शासन है, ये शासन चलते रहते हैं। परंतु शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में काफी हद तक ठीक हो जाता है, काफी हद तक फिर लोकतंत्र शुरू रहता है। परंतु पाकिस्तान में फिर भी सेना का शासन 1999 में कारगिल के युद्ध की तरफ वहां की यहाँ पे लड़ रहे हैं, और उधर सेना क्या कर देती है, तख्ता पलट कर देती है, सरकार को हटा देती है। तो पाकिस्तान में तो सेना का थोड़ा सा दबदबा ज्यादा रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा, मतलब 1991-92 के बाद वहां पे लोकतंत्र कायम, और आज भी लोकतंत्र कायम है, ठीक है। और बांग्लादेश सच में काफी ग्रोथ भी कर रहा है, मतलब बांग्लादेश को भी खुद पे गर्व होता होगा कि हाँ, अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान से आजाद हो गए। सच में बांग्लादेश काफी ग्रोथ कर रहा है, उनका जीडीपी बढ़ रहा है, जूट का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, काफी तरक्की पर है बांग्लादेश। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी है। शीत युद्ध के बाद लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी, पर 1999 में आकर के, 1999 में आकर करके वापस से यहाँ पर क्या हो जाता है, सेना का शासन हो जाता है। पहली सरकार बनी बेनजीर भुट्टो, और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुए। तो पहली किसके में, बेनजीर भुट्टो, और दूसरी नवाज शरीफ। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ, किसने करा, परवेज मुशर्रफ ने करा था। और 2008 से फिर यहाँ लोकतांत्रिक शासन कायम हुआ। ये जो 1999 वाली कहानी है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी। क्लास 9th की पॉलिटी में जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्यों और क्या, उस वाले में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान है वहां पर 1999 में तख्ता पलट हुआ। और नहीं भी पढ़ी हो तो चिंता वाली बात नहीं, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र वाले टॉपिक में अपन इसको और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिर पर 2008 से वहां पर लोकतंत्र शासन है। 2006 तक नेपाल, तो हमने किस किस की बात कर ली, हमने श्रीलंका की बात कर ली कि जैसा भारत में रहा वैसा श्रीलंका में रहा। तो भारत हो गया, श्रीलंका हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की बात कर ली, बांग्लादेश की बात कर ली, 4 देशों की हो गई। अब 5वां है फिर नेपाल। तो नेपाल की कहानी भी आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। अब सोचो यार, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर तो काफी हद तक आपने 10th में कवर कर लिया होगा। श्रीलंका की कहानी पढ़ी, नेपाल की कहानी पढ़ी, याद करो बोलीविया का जल युद्ध तो बोलीविया में हुआ था, और उसके अलावा आपको नेपाल का जनसंघर्ष पढ़ाया था, राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है, ज्ञान वाली इंदिरा जागृत हुई या नहीं हुई। तो 2006 तक नेपाल में क्या था, संवैधानिक राजतंत्र था। 1992 में नेपाल संवैधानिक राजतंत्र को अपना लेता है कि हाँ भाई, जहां पर राजा सुप्रीम होगा, परंतु सारा काम जो होगा वो संसद के द्वारा होगा, राजा एक नाम मात्र के तौर पर होगा। परंतु उसके बाद जब 98-99 के पास जो नया राजा आता है, राजा ज्ञानेंद्र, उसको ये बात पसंद नहीं आती, और वो धीरे धीरे क्या करता है, सारी व्यवस्था को खत्म करता है और फिर राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश करता है। इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा, मतलब जो सरकार है उसकी सारी शक्तियां ले लेगा, और वही काम यहां पर हुआ। 2008 में फाइनली राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। 2006 में जो नेपाल के लोगों ने आंदोलन करा था बच्चों लोकतंत्र के लिए, वो पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है कि हाँ साहब, आंदोलन लोकतंत्र की चाहो तो नेपाल जैसी हो, गजब का आंदोलन हुआ। फाइनली 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया वहां से, और गिरिजा प्रसाद कोइराला जी को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री वहां पर बना दिया गया था, और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभर करके आता है, मतलब वहां पे लोकतंत्र भी होगा, और जो देश का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा। और आपको पता होना चाहिए कि फिर फाइनली 2015 में नेपाल का नया संविधान बनता है, और ये 6ठी बार बनता है, 6th टाइम यहां पे नेपाल में संविधान बनकर के तैयार होता है, और जो 2015 में लागू होता है। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। अब बांग्लादेश और नेपाल का हम देखें तो दक्षिण एशिया में हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य है, मतलब सबने स्वीकार कर लिया, ऑलमोस्ट सभी ने स्वीकार कर लिया। आप एक थोड़ा सा पाकिस्तान का मुद्दा छोड़ दीजिए, बाकी आज जितने भी 6 देश जो है ना, उनमें सफल जो लोकतंत्र है वो सफल लोकतंत्र चल रहा है। भारत तो जैसे पूरी दुनिया के लिए मिसाल है ही, उसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ऑलमोस्ट सब जगह अच्छा ठीक चल रहा है। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में ऐसे बदलाव की बयार बह रही है। अब 2 सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं? भूटान और मालदीव की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं भूटान की। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, राजा के नेतृत्व में यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। तो यहाँ पर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र बना, मतलब संसद होगा परंतु सुप्रीम राजा है, जैसे ब्रिटेन में होता है ना, मतलब नाम मात्र का राजा होगा परंतु सारी की सारी जो पावर है वो लोकतंत्र में होगी, और लोकतंत्र में संसद होगा, और संसद में बहुदलीय होगी, मतलब एक पार्टी 2 पार्टी नहीं होगी, बहुत सारी पार्टियां होंगी, वो चुनाव लड़े और जो भी सरकार बना सकती है वो बना सकती है, मतलब ये भी लोकतंत्र का ही रूप है।
दूसरा द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब वहां पे सल्तनत का राज चला करता था, पर 1968 में ये गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाई गई। अध्यक्षतात्मक प्रणाली का मतलब क्या है, वहां पे प्रेसिडेंट होगा, जैसे अमेरिका का व्यवस्था है, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति सुप्रीम होगा, सबसे सुप्रीम राष्ट्रपति होगा। अपने इंडिया में देखो दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है और एक संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो क्या होता है, प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है, पर राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है और प्रधानमंत्री के पास ज्यादा ताकत होती है। पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, राष्ट्रपति होगा और उसका सुप्रीम पावर होगी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये यहां पर अपना ली गई 1968 में। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया, तो 2005 के जून में यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली अपना ली गई। और मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, अब ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, एमडीपी मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा रहा। तो एमडीपी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल रही पार्टी और उसका दबदबा वहां की राजनीति पे ज्यादा रहा। एमडीपी ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल कर ली, तो एमडीपी ये वहां की तस्वीर दिखाई गई है और 2018 में हुए चुनाव में उन्होंने जीत हासिल कर ली। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। अब देखिए लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है वो मिला जुला सा रहा है, मतलब कहीं पे लोकतंत्र रहा भी है, नहीं भी रहा, परंतु मैंने क्या कहा, एक पाकिस्तान को आप छोड़ दे तो बाकी 6 देशों में सफल रूप से लोकतंत्र है। ठीक है, पाकिस्तान में भी धीरे धीरे लोकतंत्र स्थापित हुआ है 2008 के बाद, परंतु जितना 6 देशों में रहा है उतना नहीं, तो परंतु फिर भी लोकतंत्र की आकांक्षा सभी देशों में है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से ये बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ है। तो जो 5 बड़े देश हैं उनमें लोकतंत्र के लिए सर्वे कराया गया कि लोकतंत्र को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, तो देखा गया कि लोकतंत्र व्यापक जन समर्थन है, मतलब जनता समर्थन करती है कि लोकतंत्र ही होना चाहिए, न राजतंत्र न सेना का शासन किसी का न हो, सिर्फ और सिर्फ किसका हो, लोकतंत्र का ही शासन होना चाहिए। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। तो अब हर वर्ग और हर धर्म का व्यक्ति लोकतंत्र को अच्छा मानता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, कहता है लोकतंत्र अच्छा है। और उसमें भी प्रतिनिधि मूलक का मतलब क्या होता है कि मतलब हम लोग हमारा नेता चुन करके भेजते हैं। ठीक है, हम हमारा नेता चुन, जैसे हम लोग करते हैं, हमने हमारा नेता चुन करके भेज दिया और फिर वो सरकार बना लेते हैं। ऐसी संस्थाओं का क्या करा है, समर्थन करा है। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। अब यहाँ के जो लोग हैं शासन की किसी भी प्रणाली की तुलना में लोकतंत्र को ज्यादा वरीयता देते हैं, मतलब लोकतंत्र को पहले रखते हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र, सबसे जो बेस्ट है वो लोकतंत्र ही है। तो झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, लोकतंत्र की तरफ ज्यादा है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से माना जा रहा था कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। तो देखो जब हमने स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब पढ़ी और उसमें स्टार्टिंग के 2 अध्याय पढ़े तो हमने देखा था कि भारत के चुनावों के लिए क्या कहा गया। जब भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो किसी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जुआ खेल रहे हैं और वो रहते रहते भारत में देख लेंगे कि किस प्रकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोटिंग सिस्टम है वो फेल होता है। लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों के लिए है, पढ़े लिखे देशों के लिए, और खींच कर करके तमाचा भारत के वोटर्स ने मारा और 51% वोटिंग करी। ठीक है, और दिखा दिया कि भैया देखो ध्यान रखना लोकतंत्र हर जगह कायम हो सकता है। और तुम लोगों ने तो आज लोकतंत्र को कायम करा, भारत शुरुआत से लोकतांत्रिक था, है और रहेगा। तो पहले ये माना जाता था कि विश्व के जो धनी देश है उन्हीं में लोकतंत्र हो सकता है, पर अब ऐसा नहीं है। दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश गरीब, पिछड़े हुए, विकासशील देश हैं, पर वहां पर भी आज लोकतंत्र सफल रूप से चल रहा है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है, और दक्षिण एशिया के इस अनुभवों से देखें तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र की जो वैश्विक कल्पना है उसका दायरा बढ़ा है, कि अब विश्व में लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैल चुका है। मतलब आज 100+ कंट्रीज ऐसी होंगी जिनमें लोकतंत्र है और सफल रूप से काम कर रहा है पूरी दुनिया में। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको आज की क्लास में कोई डाउट रहा हो, कोई समस्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और विद्यार्थियों ये भी बताइएगा कि पहले के सभी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े, वो भी बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सभी जानकारी मिल जाए। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।